औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे बच्चे हमने स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव, एक एक्टिविटी स्टार्ट की है जिसमें हमने पास पेपर्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमने सॉल्व करने हैं वो पीएमएस के पास पेपर सॉल्व करने हैं। पीएमएस 2020 का ये प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर है जो मैंने निकाला हुआ है, जो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, इसका प्रेसी का पार्ट चूँकि आज हमने डिस्कस करना था, इसको रीड करना था, इसको समझना था, इसके टाइटल्स कैसे निकालते हैं, इसकी प्रेसी किस तरह से बनाते हैं, इसके रूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, तो वो आज हम इसको पढ़ेंगे। बच्चे आपने क्या करना है, पहली बात है कि आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है मैंने ये ग्रुप में भी सेंड कर दिया था, आपने इसका प्रिंट आउट लेके अपने सामने रखना है। सामने रख के अपना एक रजिस्टर बाल पॉइंट सामने रखें और जिस तरह से मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ वन बाय वन लाइन्स को, सेंटेंसेस को, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और इसमें जो है वो इसको समराइज़ कैसे करना है, इससे टाइटल किस तरह से निकालना है, वो सारी चीज़ें आप लिखते जाओ। और जब हम इसको फुल एक्सप्लेन कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम इसकी प्रेसी डेवलप करेंगे। तो बच्चे हम डिस्कस करते हैं। पहला मसला ये चीज़ होता है प्रेसी के अंदर, बच्चे की जो पैसेज होता है ना वो इटसेल्फ एक डिफ़िकल्ट पैसेज होता है, एक कॉम्प्लेक्स पैसेज होता है प्रेसी का। बिकॉज़ उसमें जो है वो एग्ज़ामिनर क्या करता है, वो किसी भी बुक से वो साइंस की बुक है, वो साइकोलॉजी की बुक है, वो लिटरेचर की बुक है, वो कोई भी बुक है, कोई अच्छी बुक, उससे कोई अच्छा पैराग्राफ उठा के वो प्रेसी दे देता है, जो कि इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स होता है। अब करना क्या होता है बेटा, करना ये होता है कि उस कॉम्प्लेक्स को ईज़ी फॉर्म में लेके आना होता है। बच्चे क्या करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स होती है उसको और फर्दर कॉम्प्लेक्स करने के चक्कर में उसको अपनी प्रेसी गलत कर बैठते हैं। तो आज पहले हमने डिस्कस करना है कि प्रेसी का जो पैराग्राफ है 2020 20 मार्क्स का ये पैराग्राफ है, ये पीएमएस का पेपर 2020 है जिसको आज हमने करना है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं पढ़ती हूँ कि पीपल मॉर्न अबाउट पॉवर्टी एज ए ग्रेट इवल। ठीक है, अच्छा अब इसमें मॉर्न क्या है, पहले आपने इस तरह से इसको पैराग्राफ को रीड करना है और जो आपको वोकैबुलरी डिफिकल्ट लग रही है उसको आपने ऊपर नंबरिंग देते जाना है और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको भी आपने आउटलाइन करते जाना है। अच्छा, अब क्या है पीपल मोन, मोन का मतलब क्या होता है, मोन का मतलब होता है इरिटेट होना या लाइक डिस्टर्ब होना या लाइक कंप्लेन करना या गिला करना या मतलब लाइक इरिटेशन फील करना कि लाइक समथिंग दैट इज़ नॉट गुड। और उससे आप सिंपल अंदाज में अगर मैं कहूँ तो मौन का मतलब होता है किसी चीज़ से जान छुड़ाना। ठीक है, कि ये ख़त्म हो जाए, इससे मेरा वास्ता ना पड़े। तो पीपल मॉर्न अबाउट पॉवर्टी यानी गुर्बत के बारे में लोग हमेशा इरिटेट होते हैं और ये समझते हैं, इसे क्या समझते हैं, एज ए ग्रेट इवल, कि ये बहुत बड़ी बुराई है। ठीक है, ये एग्जामिनर कह रहा है कि ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग ये कहते हैं कि पॉवर्टी जो है वो इज ए ग्रेट इवल है एंड इट सीम्स टू बी। अच्छा, अब एग्जामिनर जो है वो ऑथर है वो अपनी बात कर रहा है, यानी इट सीम्स टू बी, और यानी ये जो लोग बात करते हैं कि पीपल मॉर्न अबाउट पॉवर्टी एज ए ग्रेट इवन। ठीक है, तो ये ऐसे लगता है, यानी इट सीम्स टू बी ऐसे लगता है एन एक्सेप्टेड बिलीफ, कि ये एक एक्सेप्टेड बिलीफ है दैट इफ पीपल ओनली हैड प्लेंटी ऑफ मनी, कि यानी ये एक एक्सेप्टेड बिलीफ है कि अगर लोगों के पास प्लेंटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दौलत होना कसरत से। ठीक है, कि अगर उनके पास जो है वो कसरत से दौलत होती, दे वुड बी हैप्पी, और वो खुश होते एंड यूजफुल होते एंड गेट मोर आउट ऑफ लाइफ, और वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खुशहाल और लुत्फ अंदोज होते। यानी पीपल जो समझते हैं मॉर्न अबाउट पॉवर्टी एज ए ग्रेट इवल, यानी ऑथर कहता है कि लोगों का ये राय है, लोग अक्सर इरिटेट होते हैं कि पॉवर्टी एक बहुत बड़ी बुराई है। इस बात से ऐसे लगता है जिस तरह से कि ये एक एक्सेप्टेड बिलीफ है, यानी लोगों ने इस चीज़ को माना है कि अगर उनके पास ज़्यादा दौलत होती तो वो ज़्यादा खुश होते और अपनी लाइफ को ज़्यादा इंजॉय करते, यानी इस चीज़ से। अब एज ए रूल, तीसरे नंबर पर ऑथर क्या कहता है इसके अंदर, एज ए रूल, यानी रूल से देखा जाए, एज ए रूल यानी कानूनी नुक्ता नज़र से या कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से या एक रियलिटी की आंख से अगर देखा जाए, एज ए रूल देर इज मोर जेन्युइन सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, के जिंदगी में एक जेन्युइन असली बिल्कुल पक्की पुख्ता एक सेटिस्फैक्शन है एंड मोर ऑब्टेन
from life in the humble cottage of poor man than in palaces of the rich। यानी अब क्या करता है यहाँ पर अगली लाइन के अंदर जो है वो, पिछला तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये था लोगों की बात, उसको कहा कि ये इस तरह से लगता है ऑथर। अब ऑथर यहाँ पे एज ए रूल से अपनी ओपिनियन देता है कि देर इज मोर जेन्युइन सेटिस्फैक्शन, कि एक जेन्युइन या रियल जो सुकून है, ये पीस है इन लाइफ जिंदगी में, ठीक है, या फिर जो ज्यादा जिंदगी से हासिल किया जा सकता है, या जिंदगी ज्यादा भरपूर हो सकती है, इंजॉयबल हो सकती है, वो किस में हो सकती है? इन द हम्बल कॉटेज। हम्बल कॉटेज मतलब ये कि एक गरीब घर का जो एक हाउस है, एक झोंपड़ी है ऑफ द पुअर मैन, ठीक है, देन इन पैलेसेस ऑफ द रिच। कि वो कहता है कि हकीकत तो ये है, या कानूनी या हकीकत की नज़र से अगर देखा जाए, तो जो असल सेटिस्फैक्शन है वो एक गरीब घर के जो एक कोठड़ी है उसके अंदर है, ना सिर्फ के वो जो अमीर मैन का पैलेसेस है उसके अंदर है। कि यानी लोग जो ऊपर कहा है कि पीपल मॉर्न अबाउट पॉवर्टी एज ए ग्रेट इवल, यानी लोग ये कहते हैं कि पॉवर्टी एक ग्रेट इवल है और उससे इरिटेट होते हैं, तो वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत होती तो हम अपनी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल और अच्छे तरीके से गुजार सकते थे। लेकिन असल जो है जेन्युइन सेटिस्फेक्शन होती है वो एक जो गरीब घर है, गरीब ज़िंदगी है, गुर्बत है, पुअर लोग हैं, उनके ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर के वो जो सोच रहे हैं कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ दौलत होती या पैलेसेस होते बड़े बड़े और तो रिच होते हम लोग तो शायद हमें पीस मिलता, तो वो नहीं है। आगे फर्दर वो कहता है कि आई ऑलवेज पिटी द सन एंड डॉटर्स ऑफ रिच मैन, ठीक है, यानी मुझे तरस आता है बच्चों पर, किसके बच्चों पर? रिच मैन के बच्चों पर, हु आर अटेंडेड बाय सर्वेंट्स, जिनको सर्वेंट्स अटेंड करते हैं, एंड हैव गवर्नेसेस एट ए लेटर एज। यानी दूसरी तरफ क्या होता है कि वो जो अमीर आदमी के बच्चे होते हैं, सन्स एंड डॉटर्स होते हैं, उनको सर्वेंट्स अटेंड करते हैं, उनका हर काम सर्वेंट करते हैं, स्कूल सर्वेंट्स लेके जा रहे हैं, उनको जो है वो स्कूल से लेके आ रहे हैं, उनके कपड़े, उनके जूते सब, खाना तक उनकी जो है वो सब सर्वेंट्स करते हैं, ठीक है, और उनको गवर्नेंसेस मिलती हैं जो है वो लेटर एज में, जब वो बड़े हो जाते हैं। एट सेम टाइम अब ठीक है, लेटर एज तक, यहाँ तक। दूसरी तरफ वो कहता है एट सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यानी दूसरी तरफ उसी वक्त, आई एम ग्लैड टू थिंक, आई एम ग्लैड, यानी आथर कहता है कि मैं खुश हूं टू थिंक, ये सोचकर, दैट दे डू नॉट नो। कौन डू नॉट नो? रिच पीपल, यानी जो बच्चे हैं, रिच सर्वेंट्स हैं, या जो रिच पर्सन्स हैं, वो ये नहीं जानते, या फिर वो लोग जो ये बिलीव रखते हैं कि सब कुछ जो है वो प्लेंटी ऑफ मनी से ख़रीदा जा सकता है, या रियल सेटिस्फैक्शन या रियल सुकून, तो वो ये नहीं जानते दैट व्हाट दे हैव मिस्ड, कि उन्होंने क्या मिस किया, ठीक है, यानी वो ये नहीं जानते कि क्या मिस किया। अब वो क्या चीज़ मिस थी? वो थी बच्चे जेन्युइन सेटिस्फैक्शन, जो आथर कहता है इन लाइफ के अंदर, वो कहता है कि अमीर इंसान के पैलेसेस में नहीं मिलती, बल्कि गरीब इंसान की पुअर जो हम्बल कॉटेज होता है पुअर मैन का, उसके अंदर रियल सेटिस्फैक्शन होती है। और जो ये हमदर्दी शो कर रहा है उनके लिए, बच्चों के लिए, जो रिच मैन के बच्चे बच्चे होते हैं, जिनको सब कुछ तो मिलता है, उनके पास ईच एंड एवरीथिंग होती है, लेकिन वो रियल जेन्युइन सेटिस्फैक्शन नहीं होती, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो क्या मिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा हमने पहला जो है वो पैराग्राफ रीड कर लिया है। पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसमें एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, अब क्या है, हम अगर दूसरे पैराग्राफ को रीड करने से पहले, उसको समझने से पहले, अगर आपने इस तरह से रीडिंग स्टार्ट की है और आपको समझ आ रही है कि इस पैराग्राफ के अंदर एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है या ऑथर क्या कहना चाह रहा है, तो बच्चे आपको पहले पैराग्राफ के अंदर ही टाइटल का पता चल जाता है। अब आप एक थोड़ी सी अगर आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? पॉवर्टी की और रिचनेस की बात हो रही है, ठीक है। यानी एक तरफ आथर कहता है कि लोग ये समझते हैं कि पॉवर्टी ग्रेट इवल है, उससे हमें सुकून नहीं मिलता, जेन्युइन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, गुर्बत तमाम बुराइयों की जड़ होती है, गुर्बत से क्या होता है, ये होता है, रिचनेस होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो कहता है कि रिच पीपल होते हैं, हर चीज़ होती है उनके बच्चों के लिए, उनके पास पैलेसेस होते हैं, उनके पास गवर्नेंसेस होती हैं, उनके पास सर्वेंट्स होते हैं, लेकिन उनके पास
क्या होती है, जेन्युइन सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। ठीक है। अब दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास मनी हो तो हम ये सब कुछ खरीद सकें, वो ये चीज़ भूल गए हैं कि जेन्युइन सेटिस्फेक्शन जो है वो असल में गरीब इंसान की झोंपड़ी में होती है, ना सिर्फ पैलेसेस में होती है। तो अगर आप बच्चे से टाइटल निकालें, एक आपको समझ आ गई है, आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, आप पेपर के जो है वो एंड पर चले जाएं, वहाँ पे आपने क्या करना है, ड्राफ्ट वन एक जो है वो बना लेना है, यानी लिख लेना ऊपर ड्राफ्ट वन। ठीक है, हेडिंग दे लेनी है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट वन इसकी हेडिंग दे लेनी है, या फिर अगर आपने लिख लेना है रफ ड्राफ्ट। ठीक है, रफ ड्राफ्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है, ठीक है, उसकी अपने बच्चे क्या करनी है कि उसमें आपने एक रफ जो है वो आउटलाइंस दे लेनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे लेने हैं कि अगर सपोज यहाँ पे सिंपली जो है वो आपने ये कहना है कि पहला पैराग्राफ आपने पढ़ा, उसमें आपने जो है वो कहा कि जो ऑथर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ऑथर है वो स्ट्रेस देता है दैट द पॉवर्टी इज अ ग्रेट इवल फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, कि यानी जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है उनके लिए पॉवर्टी जो है वो ग्रेट इवल है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहला पैराग्राफ के अंदर पढ़ा। ठीक है, कि वो कहता है कि आप अब आपने क्या पॉइंट्स निकाल लेने, इसमें हम दूसरे पैराग्राफ पे भी जाते हैं, लेकिन पहले को समझ लें कि ऑथर स्ट्रेस देता है दैट द पॉवर्टी इज अ ग्रेट इवल फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, एंड इफ दे, यानी अगर वो दे हैव हैड इनफ मनी दे माइट लीड जो है वो पीसफुल लाइफ, कि अगर उनकी नज़र में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल उनके पास जो है वो एक इनफ मनी होती तो वो एक पावरफुल लाइफ गुजारते। ठीक है, जबकि इन कॉन्ट्रैरी या दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए, तो जेन्युइन सेटिस्फैक्शन इज नॉट जो है वो इन द रिचनेस, इट इज़ इन द पुअर लाइफ। ठीक है, वो एक पुअर लाइफ के अंदर है, क्योंकि एग्जामिनर ये कह रहा है, क्योंकि जो रिच पर्सन है, जो रिच वन है, दैट कैन नॉट गेट दैट हैप्पीनेस। ठीक है, जो कि एक जेन्युइन हैप्पीनेस है डिस्पाइट हैविंग लग्जूरियस लाइफ। ठीक है, वो एक लग्जूरियस लाइफ है, उसके पास सर्वेंट्स हैं, उसके पास गवर्नेंसेस है, उसके बावजूद वो एक रियल हैप्पीनेस, रियल जो है वो उसमें नहीं हासिल कर सकता। ठीक है, जो कि दैट कैन बी इंजॉयड इन हाउस ऑफ पुअर पीपल, जो कि एक पुअर पीपल जो है वो उनके जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, वो एक रिच पर्सन नहीं इंजॉय कर सकता। एंड दैट द रीज़न फॉर द जानवर, और फिर उसमें आगे वो कहता है कि जो है क्योंकि वो अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं। अब अच्छा बेटा, यहाँ तक मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन किया, बता भी दिया। अब यहाँ से आप एक टाइटल निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, एक तरफ तो आपने एक रफ ड्राफ्ट बनाया है जिसमें से आपने पॉइंट, जिस तरह से मैंने एक सिंपल पॉइंट्स आपको बना के दिए हैं, आपने बना लिए हैं। फिर आपने बेटा क्या करना है कि आपने टाइटल भी लिख लेना। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल टाइटल निकालूं, तो मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन बिटवीन पॉवर्टी एंड जो है वो रिचनेस, उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी बेटा मैं आपको बताती जाऊँ कि आपने टाइटल एक सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिखना, ना ही एक सिंगल वर्ड लिखना है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप एक टाइटल दे लेते हो कि पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी, ये आपने टाइटल दे लिया, ये रॉन्ग होगा, गलत होगा। या फिर आप ये पूरा एक मुकम्मल एक सेंटेंस लंबा सारा बना देते हो कि पॉवर्टी इज़ ए ग्रेट इवल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, वाइल पॉवर्टी जो है वो इज़ द सोर्स ऑफ रियल सेटिस्फैक्शन, तो ये भी आपका टाइटल रॉन्ग होगा। ठीक है, आपने टाइटल क्या देना है बच्चे, आपने टाइटल देना है एक डिफरेंट टाइटल। ठीक है, मतलब आपने 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक टाइटल हो वो आपने निकालना है, जिस तरह से जो है वो कंपैरिजन ऑफ रिचनेस विद पॉवर्टी। ठीक है जी, मुझे ये समझ आ रहा था। ठीक है, ओके। अब क्या था बच्चे कि ये जो है वो मुझे ये समझ आ रहा है कि कंपैरिजन ऑफ रिचनेस विद पॉवर्टी, के पॉवर्टी के साथ जो है वो कंपैरिजन है, तो ये इस तरह का आपने एक बेटा टाइटल निकाल लेना है। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड पैसेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ बिकॉज़। ठीक है, अच्छा, अब इट इज़ बिकॉज़ क्या है कि इट इज़ बिकॉज़ यानी ये है क्या, जो ऊपर हम बात कर आए हैं कि जो एग्जामिनर ने कहा कि एक रियल सेटिस्फैक्शन, एक पुअर जो झोंपड़ी है, पुअर बंदे की, एक गरीब आदमी की झोंपड़ी है, रियल सेटिस्फैक्शन वहाँ पे है, ना कि पैलेसेस में। अब वो क्यों है, यानी आथर अपनी ही बात को डिफेंड कर रहा है। वो कहता है इट इज़ बिकॉज़, क्योंकि ये है, आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ स्वीट, कितने अच्छे, एंड हैप्पी, और खुश,
एंड प्योर और साफ द होम ऑफ ऑनेस्ट पॉवर्टी इज, यानी जहां पर गुर्बत पाई जाती है वहां के जो घर होते हैं, वो आथर कहता है ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो रियल सेटिस्फेक्शन मिलती है वो क्यों मिलती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो गरीब घर होते हैं, गरीब ऑनेस्ट पॉवर्टी होती है, वो कितनी स्वीट होती है, कितनी हैप्पी होती है और कितनी प्योर होती है। एंड कॉमा के बाद वो फिर कहता है कि एंड हाउ फ्री फ्रॉम परप्लेक्सिंग केयर। अच्छा, अब बच्चे जो परप्लेक्सिंग केयर होती है, ये क्या चीज होती है? परप्लेक्सिंग केयर का मतलब होता है आर्टिफिशियल केयर। यानी समटाइम ऐसे होता है कि आप शहरों की दुनिया में देखें तो शहरों या फिर जो रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस की सेक के लिए या अपने जो है वो समटाइम अपने इंटरेस्ट की प्रेफरेंस के लिए वो उनका दिल नहीं होता किसी इंसान को, एक जो है वो अपने जो गेस्ट है उसको या जो पर्सन उसके पास आया है उसको अटेंड कर ले प्योरिटी के तौर पर, बट वो अपने इंटरेस्ट को सामने रख कर उसको केयर दे रहे होते हैं। तो कहता है कि वहाँ उस घर के अंदर परप्लेक्सिंग यानी आर्टिफिशियल केयर नहीं होती है, बल्कि जेन्युइन केयर होती है। वो लोग जेन्युइन अगर दुखी नजर आते हैं किसी के दर्द में, तो वो रियल में एक्चुअल में दुखी होते हैं। अगर वो किसी की खुशी में हैप्पी नज़र आ रहे होते हैं तो वो जेन्युइनली हैप्पी होते हैं। अगर वो किसी पर्सन की कोऑपरेशन कर रहे होते हैं गरीब लोग, तो वो एक्चुअल में दिल से कोऑपरेशन कर रहे होते हैं, वो दिल से कोऑपरेट कर रहे होते हैं। वो किसी किस्म की कोई जेलसी नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, किसी किस्म का कोई भी उसके अंदर वो आर्टिफिशियलिटी नहीं होती, वो फ्री फ्रॉम परप्लेक्सिंग केयर होता है। ठीक है। तो आथर कहता है कि मैंने ये देखा है, मैं जानता है। एंड सोशल एनवीज एंड जेलसीज जो एक जो है वो कहते हैं हसद का एक एलिमेंट पाया जाता है। कहता है वो जो गांव कह रही हूँ, गरीब जो लोग होते हैं उनमें नहीं होता, वो प्योर होते हैं नेचर में। ठीक है। फिर वो कहता है कि हाउ लविंग एंड यूनाइटेड, वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, यानी एक दूसरे की दुख से, सुख से, गुर्बत से, अपने जो है वो उनको ये नहीं होता कि एक पर्सन है और उसने अच्छे ज़बरदस्त जो है वो उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए तो अब ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। उसके उनके नज़दीक जो गरीब लोग होते हैं उनके नज़दीक इंसान की वर्थ होती है, ना कि चीज़ों की वर्थ होती है। एंड यूनाइटेड होते हैं इट्स मेंबर्स, यानी जो गरीब लोगों के मेंबर्स, घर के अंदर जो मेंबर रह रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? यूनाइटेड होते हैं इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सपोर्टिंग द फैमिली। यानी जो एक फैमिली का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, सारे की उसी में राय होती है, वो सारे यूनाइटेड होते हैं। एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर नहीं होता कि मतलब एक पर्सन है वो अपना कमा रहा है, अपना आ रहा है, अपना जा रहा है, दूसरा उससे पूछ ही नहीं सकता। नहीं, अगर जो उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उसमें वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसमें वो यूनाइटेड होते हैं, उनका एक गठजोड़ होता है। ठीक है। दैट आई सिंपथाइज विद, यानी दैट आई यानी इसकी वजह से, यानी जो ऊपर मैं बयान कर रहा हूँ, ऑथर कहता है कि मैंने ये देखा है, क्योंकि ये है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने ये देखा है कि जो गरीब लोग होते हैं वो घर होते हैं वो खुश होते हैं, उनमें जो है वो ज़बरदस्त होते हैं, उनमें ऑनेस्टी होती है, उनमें आर्टिफिशियल केयर नहीं होती, हसद नहीं होता किसी किस्म का, वो यूनाइटेड होते हैं अपने अपने कॉमन इंटरेस्ट को लेके, सपोर्टिंग होते हैं, लविंग होते हैं, जिसकी वजह से आई सिंपथाइज, मुझे हमदर्दी होती है, यानी मुझे जो है वो एक तरह का तरस आता है। किसके साथ? विद दी रिच मैन्स बॉय, जो अमीर बच्चा होता है उस पर मुझे तरस आता है। कौन कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेट द पुअर मैन सन, और मैं एक मुबारकबाद देता हूँ और खुश होता हूँ गरीब घर के बच्चे के लिए। जो एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक पीसफुल और हैप्पी एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है। उस एनवायरनमेंट में जहाँ जेन्युइन लव है, जहाँ जेन्युइन केयर है, या जहाँ जहाँ पे कोई जेलसी नहीं है, जहाँ पे अगर उसको कोई ट्रबल आ गई लाइफ में तो उसको बहुत सपोर्ट मिलेगी, और उसको कोई जो है वो इस तरह नहीं होगा कि अगर उसको किसी की कोऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी की साथ की ज़रूरत है, तो वो अकेला खड़ा रहेगा। लेकिन मुझे तरस आता है अमीर बच्चे के लिए, क्योंकि अमीर बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सर्वेंट्स होते हैं अटेंड करने के लिए, गवर्नेंसेस होती हैं अटेंड करने के लिए, उन्होंने फॉर सेक ऑफ मनी काम करना होता है, और वो उनको क्या लगे कि किसी के बच्चे के एहसास के साथ क्या है, वो खुश है वो नहीं है, उन्होंने काम करना है और जाना है। और पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बिजनेसेस में बिजी होते हैं, अपने और कामों में बिजी होते हैं। तो ऑथर क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे सिंपैथी होती है रिच मैन्स बॉय के साथ, कि वो ये सब कुछ मिस कर रहा होता है।
ठीक है। अच्छा, अब आगे वो क्या कहता है बच्चे, यहाँ से आगे वो कहता है इट इज फॉर दीज रीजंस दैट, ठीक है, ये इट इज फॉर दीज रीजन यानी इन सारी वजूहात की बेस पर, ठीक है, यानी एग्जामिनर आगे फर्दर अपनी बात को, ऑथर आगे फर्दर अपनी बात को एक्सप्लेन करता है कि इन सारी जो बातें हैं जो पीछे हम कर रहे हैं इनकी बेस पर फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द पुअर, यानी गुर्बत की, एक गुर्बत से, प्योर गुर्बत से, सो मैनी स्ट्रॉन्ग एमिनेंट सेल्फ रिलायंट मैन, यानी गुर्बत के रैंक से यानी गरीबी से बहुत सारे ऐसे मजबूत जबरदस्त जिनको अपने आप पर खुददार थे, जो स्ट्रॉन्ग थे लोग जो है हैव ऑलवेज स्प्रंग, यानी वो उभरे हैं। यानी अगर आप ऑथर यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर आप हिस्ट्री के पन्नों को जो अनफोल्ड करें, अनवेल करें, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स आए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग आए हैं, यानी जिनको तारीख भुला नहीं सकती, जिनका सुनहरी हरूफ में नाम लिखा गया, वो मेजोरिटी जो थे वो गरीब थे, वो गुर्बत से उभर कर ऊपर आए, यानी गुर्बत ने उस उनके अंदर एक इतनी स्ट्रांगनेस भर दी, इतनी उनको खुददार बनाया, इतना स्ट्रांग बनाया कि वो दुनिया, उन्होंने दुनिया पर रूल किया और वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा है। ठीक है। आई इफ यू विल रीड द लिस्ट ऑफ इमॉर्टल्स, अब यहाँ पे फर्दर वो ये कहता है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि ऑलवेज सपरिंग एंड ऑलवेज मस्ट सपरिंग, वो आए हैं और आगे आते रहेंगे, यानी वो ये कहता है कि मेजोरिटी जब भी उभरेगी आगे फ्यूचर में तो वो गुर्बत के रैंक से ही उभरेगी। ठीक है। आगे वो कहता है इफ यू विल रीड द लिस्ट ऑफ इमॉर्टल, इमॉर्टल क्या होता है, इमॉर्टल लोग होते हैं वैसे तो जो है यहाँ पे क्या जाता है, जो फानी लोग होते हैं, यानी ये वो कभी नहीं मरते। ठीक है। अगर आप इसका जो है वो एक जो है वो इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा नहीं होता, मौत सबको आनी है, लेकिन यहाँ पे ऑथर का इमॉर्टल उन लोगों को कहा जा रहा है जो कि हमेशा जिंदा होते हैं, यानी उनका वर्क जिंदा होता है। अब जैसे आप प्लाटो को ले लो, अफलातून को, या अरिस्तु को ले लो, कि उनका वर्क हमेशा जिंदा है, यानी वो उनको मरने नहीं देता कभी भी। ठीक है। तो वो कहता है कि इफ यू विल रीड द लिस्ट ऑफ इमॉर्टल, जैसे द 100th एक बुक है जो मैंने अपने सीएसएस के स्टूडेंट्स को भी लगवाई है, उनको लाजमी पढ़िएगा। तो वो बच्चे उसमें क्या है, वो 100th क्या है, वो इमॉर्टल्स पीपल्स हैं, यानी वो कभी, उनका वर्क हमेशा जिंदा रहेगा, उनको जिंदा रखेगा, उनको कभी मरने नहीं देता। हु वर नॉट बोर्न टू डाई, जो कि मरने के लिए पैदा नहीं हुए थे, कि हमने जिंदगी दुनिया में आना है, खाना है, पीना है, सोना है और फिर मर जाना है। नहीं, उन्होंने अपना मकसद प्ले किया, जिस मकसद के लिए वो आए थे, कि यानी कि वो कहता था कि वो मरने, सिर्फ मरने के लिए नहीं आए थे बल्कि कुछ करने के लिए आए थे, उनके जिम्मेदारी, उनके जिम्मे कुछ काम था, वो इमॉर्टल पीपल्स थे। एंड यू, फर्दर वो एग्जामिनर करता है, एंड यू विल, यानी वो पढ़ने वाले को एक मुखातिब होकर कहता है कि इफ यू विल रीड द लिस्ट ऑफ इमॉर्टल यू वर नॉट, जो हु वर नॉट बॉर्न टू डाई, हु विल, यानी यू विल फाइंड, और तुम ये फाइंड तलाश करोगे, दैट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन बोर्न पुअर, और उनमें से मेजोरिटी जो थी वो गरीब पैदा हुई थी। ठीक है। अब देखें, आपको इस पैसेज की जब इस तरह से आपको बेटा समझ आएगी, तो फिर जो है वो आप इजीली क्या कर सकोगे, आप टाइटल भी निकाल सकोगे, आप इजीली उसकी प्रेसी भी कर सकोगे। ठीक है। ये एक अनदर जो चीज़ है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एग्जामिनर है जो वो क्या कहना चाहता है, एग्जामिनर की नज़र में जो है। अब यहाँ से अगर मैं आपकी हेल्प करूँ कि जो है वो यहाँ पे टाइटल क्या बन सकता है इस पैरे के हिसाब से, क्योंकि आप जो बच्चे पैरा आपने पढ़ना है, आपने उसके हिसाब से पीछे पेपर के बैक साइड पे आपने एक तो पॉइंट निकालते जाना है, दूसरा आपने टाइटल भी निकालते जाना है, और फिर आपको आपने जो पैसेज, चाहे एक पैसेज है, पैराग्राफ, उस पैसेज के अंदर एक पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ है, तीन है, वट जितने भी हैं, आपने उनके सेपरेट सेपरेट निकाल लिया, फिर आपने ओवरऑल उसकी रीडिंग देनी है, प्रेसी डेवलप करनी है, और एक जो सूटेबल बेस्ट टाइटल है वो आपने दे देना है। ठीक है। ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं करूँ कि जो है वो अगर टाइटल में अगर आपकी हेल्प करूँ तो ग्लोरीफाइंग जो पॉवर्टी होती है वो ऑलवेज क्या करती है, ब्रीड्स ग्रेट लीडर्स, क्योंकि यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जितने भी जो ग्रेट लीडर्स आए हैं दुनिया में, वो तो एक जो है वो मेजोरिटी उसमें पुअर पीपल थे। ठीक है। क्योंकि आथर का है, तो इसके हिसाब से जो है वो कर रहा है कि ट्रू जो वर्थ है वो किसकी है, पॉवर्टी की है, ना कि वो रिचनेस की ट्रू वर्थ है। ठीक है। और फिर उसके बाद वो कर रहा है एक स्ट्रक्चर बिल्ड बिल्ड कर रहा है पॉवर्टी का, एक इम्पोर्टेंस बिल्ड कर रहा है पॉवर्टी की जो है वो इन कंपैरिजन ऑफ रिचनेस। ठीक है।
अच्छा, उसके यहाँ पे अब आप इसको ईज़िली जो है वो एक्सप्लेन भी कर सकते हो बच्चे, कि जो एग्ज़ामिनर है वो कहता है कि जेन्युइन जो हैप्पीनेस है वो क्या वो एक सिंपल या डिसिप्लिन या यूनिफ़ॉर्म जो लाइफ़ है वो पुअर फैमिली से मिल सकती है। क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं वो ऑलवेज़ क्या करते हैं, वो अपनी दे सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ देयर फैमिली। ठीक है? कि वो अपनी फैमिली के कॉमन इंटरेस्ट के लिए हमेशा जो है वो सैक्रिफाइस कर देते हैं और यूनाइटेड होते हैं वो हमेशा। ठीक है? और दैट्स व्हाई जो ऑथर है वो फील करता है फॉर सॉरी फॉर द सन ऑफ रिच मैन एंड कांग्रेचुलेशन जो है वो या एक कांग्रेचुलेटरी जो रिमार्क्स हैं या फीलिंग्स हैं फॉर द सन ऑफ द पुअर मैन। तो इसी वजह से, क्योंकि वो ये समझता है कि जो जो कुछ पुअर हाउसेस में होता है वो रिच मैन के जो हाउस है वहाँ पर नहीं होता है। तो इस वजह से उसको क्योंकि उसके नज़दीक में ये होता है कि वो ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो इमॉर्टल पीपल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं पुअर फैमिली को। ठीक है? तो इस वजह से वो इस चीज़ को प्रेफर करता है कि हम जो मिस कर रहे हैं पॉवर्टी को, जिसे हम जान छुड़ाना चाहते हैं, वो एक्चुअल में एक क्या है, ब्लेसिंग है। ठीक है? क्योंकि सब कुछ तो उसी के अंदर है। ओके, अब यहाँ हमने ये पैराग्राफ देख लिया। अब बच्चे हम लास्ट पैराग्राफ को भी देख लेते हैं इसी तरह से, जिस तरह से हमने इस पैराग्राफ को देखा। ओके, अब लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है बच्चे के, लास्ट पैराग्राफ के अंदर ऑथर कहता है इट सीम्स नाउ अ डेज, इट सीम्स का मतलब होता है कि यानी ऊपर तो मैंने बता लिया कि ये उसकी रियलिटी है, ये इम्पोर्टेंस है, लेकिन नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। आजकल जैसे करंट सिचुएशन चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, इसके अगर तनाजुर में देखा जाए इट सीम्स ये दिखता है ए मैटर ऑफ यूनिवर्सल डिजायर, यानी एक मेजोरिटी की ये ख्वाहिश हो गई है। मेजोरिटी ने ये गठजोड़ बना लिया है, जिस तरह से मेजोरिटी गठजोड़ कैसे बना लिया, जिस तरह से आप बच्चे जाएं देखें, यूनाइटेड नेशंस को देख लें, सुपर पावर्स को देख लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है बड़ी बड़ी उनको देख लें, और एनजीओस को देख लें, क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी रिमूव करनी है, पॉवर्टी रिमूव करनी है, पॉवर्टी खत्म करनी है, गुर्बत खत्म करनी है। मिलेनियम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें से भी एक गोल जो है वो है एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो बच्चे वो यही आथर इस चीज के बारे में बात कर रहा है कि इट सीम्स नाउ डेज, यानी आजकल ये दिख रहा है ए मैटर ऑफ यूनिवर्सल डिजायर, कि एक यूनिवर्सल डिजायर है, एक ख्वाहिश है दैट पॉवर्टी शुड बी अबॉलिश्ड, यानी पॉवर्टी को खत्म होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, कुछ भी करें पॉवर्टी खत्म हो, गुर्बत खत्म हो। कहता है ये एक यूनिवर्सल डिजायर दिख रही है आजकल। ठीक है, बट वी शुड बी क्वाइट विलिंग, लेकिन हमें थोड़ा इस चीज पर विलिंग होना चाहिए टू अबॉलिश लग्जरी, कि हम लग्जरी को अबॉलिश जो है वो करें, ना सिर्फ ना कि हम अपनी गुर्बत को खत्म करें, बिकॉज गुर्बत तो असलिटर्स पैदा करती है, गुर्बत तो जेन्युइन सेटिस्फेक्शन पैदा करती है। तो हम बजाय इसके कि हम इस चीज पर विलिंग हो कि हमने लग्जरी को करना है अबॉलिश, हमने एक यूनिवर्सल डिजायर बना ली है और ये दिख रहा है कि वो जो गुर्बत को अबॉलिश करना है। ठीक है, अब वो कहता है लग्जरी को अबॉलिश करें, ना कि ऑनेस्टी को अबॉलिश करें। ऑनेस्टी मतलब गुर्बत से, गुर्बत एक, और ऑनेस्ट जो लोग हैं वो गरीब लोग ऑनेस्ट होते हैं। तो वो कहता है कि आप लग्जरी को खत्म करें, ना सिर्फ आप ना कि आप गुर्बत को खत्म करके ऑनेस्टी को खत्म कर दें। इंडस्ट्रियस, यानी इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो एक मेहनत कश इंसान होता है उसको इंडस्ट्रियस पर्सन बोलते हैं, कि एक मेहनती लोग जो अपनी लगन से, जुस्तजू से, पैशन से काम करते हैं, उनको खत्म करें। सेल्फ डिनाइंग पॉवर्टी, ठीक है, यानी ये हम खुद से, हर बंदा, सेल्फ डिनाइंग पॉवर्टी से मतलब यहाँ पे ये है कि हर बंदे ने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी के तौर पर ये ठान लिया है कि गुर्बत को ख़त्म कर रहे हैं। वुड बी टू डिस्ट्रॉय द सॉयल, यानी हम ऐसा करके अपनी ज़मीन को जो है वो सॉयल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि एक प्रोड्यूस होते हैं वर्च्यूज, ऐसी नेकी पैदा होती है, इस तरह खूबी पैदा होती है जो कि इनेबल करती है, बनाती है आवर रेस, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, टू रीच स्टिल हायर सिविलाइजेशन, कि वो उस जो हायर जो है वो सिविलाइजेशन तक पहुंचे, देन इट नाउ पोजेसिव, यानी जिसके अंदर वो रह रहे हैं, यानी अभी वो रह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि हमारी सिचुएशन बड़ी अच्छी है, हमने काफ़ी हद तक पॉवर्टी को रिमूव कर लिया, या फिर हम सिविलाइज्डली बड़े अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इमोरलिटी नहीं है, मॉरल स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, टॉलरेंस है। कहते हैं वो सोचते हैं कि इससे भी अच्छी एक हायर स्टिल सिविलाइजेशन हो, जिससे जो है वो कैसे आएगी। वो कहता है कि आप
पॉवर्टी को रिमूव करके, तो फिर आप उस सॉइल को ख़त्म कर रहे हो जिससे एक जो है वो जनरेशंस पैदा होती हैं, एक ऐसी रेस पैदा होती है जो कि ऑनेस्ट होती है, जो कि इंडस्ट्रियस होती है, जो कि अपनी जो एक उसके एक पैशन होता है कि उसने अपनी सिविलाइजेशन को एक हायर पोजीशन तक लेकर जाना है। तो कहते हैं कि बजाय इसके कि आपको ये लग गए हो कि हमने पॉवर्टी को रिमूव करना है, आप लग्जरियस लाइफ को रिमूव करो, अपने एडिशनल जो है वो डिमांड्स उनको पूरे करो। अगर आप एक काम खुद कर सकते हो तो आप उसके लिए सर्वेंट क्यों रख रहे हो? ठीक है, उसके लिए आप खुद करो, खुद प्रेफरेंस दो, खुद करो। एक ऐसा रुपया है जहाँ पे 5 लगते हैं तो उस पे 5 ही लगाओ, 10 क्यों लगा रहे हो? तो अपनी जो लग क्योंकि वो ऑथर्स के अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो लग्जरी है वो हमेशा डिस्ट्रॉय करती है जो सिविलाइजेशंस को। जितने भी जो सिविलाइजेशंस है वो तबाह हुई, वो उस वक़्त तबाह हुई जब वो अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ के अंदर आ गई। उन्होंने एक लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट कर लिया। तो कहते हैं कि एक जेन्युइन रियलिटी है कि जो लग्ज़रियस लाइफ़ है वो बेस है डिस्ट्रक्शन की। उसके अंदर कोई भी जो सिविलाइजेशंस है वो नहीं उभर सकती। तो फिर आप लग्जरी को वो डिस्ट्रॉय करने की बजाय आप पॉवर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जबकि उसके अंदर जो है मेजोरिटी ऑफ द इमॉर्टल पीपल पैदा हुए हैं। वहाँ ऑनेस्टी होती है, वहाँ लव होता है, वहाँ पीस होता है, वहाँ रियल हैप्पीनेस होती है, वहाँ एनवी और जेलसी नहीं होती, वहाँ पे परप्लेक्स जो है वो केयर नहीं होती, वहाँ पे जेन्युइन केयर होती है। तो ये इस चीज़ के ऊपर जो है वो एग्जामिनर बात करता है। सो अब बच्चे देखें, हमने इस पैसेज को कर लिया है रीड। ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट पैसेज है जो अभी मैंने रीड किया है, अगर इसके साथ इसका अगर मैं आपके साथ एक छोटा सा पेश करूं कि सपोज अब यहाँ से जो वो निकल रहे हैं कि जो टाइटल्स हैं अगर जेन में आए, तो इसमें बच्चे यही जो वो टाइटल वो निकलेंगे कि अगर एक जो है वो कि जो अबॉलिशिंग पॉवर्टी है वो एक डेटरियोर सिचुएशन पैदा करेगी। ठीक है। या फिर जो देर इज जो है वो रिमूवल ऑफ या अबॉलिशिंग लग्जरी इंस्टेड ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। तो उसको करना चाहिए, ना कि पॉवर्टी, बिकॉज पॉवर्टी जो है वो असल में क्या करती है, ब्रीड्स करती है एक हायर जो सोर्स है, एक हायर स्टिल सिविलाइजेशन का, वो है, ना कि लग्जरी जो है वो इज ए सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है या उससे आती है। तो इससे बच्चे जो है वो आप एक अच्छी प्रेसी अच्छे टाइटल जो है वो निकाल सकते हैं। किससे? जिससे आपकी फुल पैसेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पैराग्राफ के अंदर क्या वो एक एक्सप्लेन करता है, वो यही कहता है एग्जामिनर के, वो कहता है कि जो मेजोरिटी जो इमोर्टल पीपल होते हैं वो हमेशा जो मेजोरिटी है तो वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। लेकिन वो कहता है कि एक डिसअपॉइंटिंग एक फिर चीज ये है कि एक फिर बिलीफ बना लिया लोगों ने, एक अपनी कमिटेड एक यूनिवर्सल जो है वो उन्होंने एक यूनिवर्सली एक फिनोमेना अडॉप्ट कर लिया है, ये कमिटेड हो गए हैं कि उन्होंने क्या करना है कि जो है वो पॉवर्टी को अबॉलिश करना है। ठीक है। और वो ये जो ऑथर है वो कहता है कि वो तो फेवर करता है लग्जरियस लाइफ को रूटिंग आउट करने में इंस्टेड ऑफ पॉवर्टी को, बिकॉज पॉवर्टी ऑलवेज इनेबल्स टू परव्यूट जनरेशंस विद ग्लोरीफाइंग डिग्निटी ऑफ सिविलाइजेशंस। ठीक है। तो अब देखें कि हमारे सामने जो है वो बच्चे ये पैसेज हमने उसको बड़े अच्छे से देखा, इसका एक एक वर्ड आपको समझ आ गया होगा, इसकी एक एक चीज़, इसकी एक एक लाइन आपको समझ आ गई होगी, इसकी वोकैबुलरी। अब इसकी आप जो प्रेसी है बच्चे, आपने क्या करना है, एक छोटा सा मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उसमें आपने क्या करना है, जब आपकी प्रेसी आनी है आपने इसी तरह से उसकी रीडिंग करनी है। आपने बैक पेपर के, क्योंकि जो CSS के या PMS के अंदर जो शीट्स मिलती हैं वो काफ़ी माशाल्लाह अच्छी बड़ी होती हैं, आपने एंड पे चले जाना है, वहाँ पे आपने जो है वो ड्राफ्ट 1 की हेडिंग देनी है। और जब आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है तो एक साइड पे ड्राफ्ट 1 की आपने हेडिंग देनी है, एक साइड पे आपने टाइटल की हेडिंग देनी है। जैसे ही आपने जो है वो रीडिंग स्टार्ट करनी है, आपने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज़ नहीं करनी, इसको सिंपल जो क्रक्स है अपने पास से कोई ओपिनियन नहीं देनी। आपने इसके अंदर जो है वो कनेक्टर्स यूज़ करके, जैसे सिमिलरली, हाउएवर, बिकॉज, बट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो उनको लगा के आपने जो जिसके ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर ऑथर ने बात की है आपने उस पॉइंट से नहीं हटना। आपने उसी पॉइंट को रख के आइडियाज़ को कनेक्ट करके और अरेंजमेंट नहीं छोड़ना। मतलब ये नहीं है कि जो लास्ट पर बात हुई है वो आप पहले कर रहे हो, या जो पहले बात हुई है वो आप लास्ट पे उठा के ले गए हो। नहीं, आपने अरेंजमेंट भी रखना है, जैसे जैसे ऑथर ने जिन आइडियाज़ पर बात की आपने उन आइडियाज़ को कनेक्ट करते जाना है और आपने इसको समराइज एक थर्ड फोर्थ। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पर बेटा मैं आपको बताती जाऊँ, और वो ये चीज़ है कि इसमें जो रिक्वायर होता है वो ये होता है कि 1/3 जो है वो करना है।
1/3 प्रेसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एंड पे हम चले गए हैं टोटल। आपने क्या करना है, क्योंकि टाइम नहीं होता, तो एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट वर्क है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने बच्चे क्या करना है, आपने इस तरह से कर लेना, अगर आपकी मैथ अच्छी है, आपने ये एक लाइन के वर्ड जो है वो आपने काउंट कर लेने हैं। सपोज ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17, ठीक है, 17 है, ठीक है। अब 17 है, फिर आपने यहाँ पे लिख लेना 17, और उधर से आपने ये लाइनें जो है वो काउंट कर लेनी है, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ठीक है, 17 लाइनें। अब आपने क्या करना है कि जो ये वर्ड निकले थे 17, उसको मल्टीप्लाई बाय 17 करना है। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में, अगर मेरा मैथ इतना कमज़ोर नहीं है, तो ये 300 के राउंड अबाउट ये वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब 300 टोटल वर्ड्स हैं, तो आपने प्रेसी के एंड पर जब करने हैं टोटल वर्ड्स आपने लिखने हैं यहाँ पे कि टोटल वर्ड्स कितने थे, ठीक है। टोटल वर्ड्स कुछ जो है वो टाइटल एंड पे लिखते हैं, कुछ पहले लिखते हैं, तो ये इट डजेंट मैटर। एग्जामिनर की कोई ये नहीं होती कि आप पहले लिखो या बाद में लिखो, आप कहीं पे भी लिख दो, बात ये है कि वो ठीक होना चाहिए। टोटल वर्ड्स आपने लिखने हैं, सपोज कि वो 300 है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ। फिर आपने लिख देना है अंदर वर्ड्स इन प्रेसी, ठीक है, कि जो आपकी प्रेसी के अंदर वर्ड्स हैं वो आपने लिख देना है। सपोज 300 है, तो इसका जो है वो अगर थर्ड करें बच्चे, तो ये ऑलमोस्ट 120 या फिर 130 बनेंगे, ठीक है, 120 और 130 बनेंगे इसके। तो आपने जो है वो ये 10 वर्ड्स का जो है वो मार्जिन भी होता है, ठीक है, तो वो आपने इसके अंदर लिख देना है, और लिख के आपने जो है वो एक अच्छी सी प्रेसी डेवलप कर लेनी है। अच्छा, अब क्या है बेटा, अब हमने प्रेसी को समझ लिया है, अब इसकी करनी है आप लोगों ने प्रेसी, और प्रेसी करके आपने मुझे बेटा करनी है सेंड। यहाँ तक अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो मेरे से पूछे।